भारत को 1000 बार समझा चुका कि रशिया से तेल ना खरीदे, मानने को तैयार नहीं है। भारत अब अगले 24 घंटे के भीतर में 250% का टैरिफ लगाऊंगा भारत पर। जी हां दोस्तों, ये बहुत बड़ी धमकी दी है डोनाल्ड ट्रंप ने। दोस्तों, डोनाल्ड ट्रंप अपनी हरकतों से बाज आता नजर नहीं आ रहा, लेकिन वही दोस्त भारत के समर्थन में खुलकर आ गया। रशिया डोनाल्ड ट्रंप को दे दी बड़ी धमकी, दिखा दिया भाईचारा, बता दिया कि भारत के साथ उसके क्या है संबंध। कह दिया रशिया ने कि तुम्हारी औकात नहीं कि तुम भारत को रोक सको हमसे तेल खरीदने के लिए। लेकिन दोस्तों, वही चौंकाने वाली और सबसे बेहतरीन बात जो इसमें निकलकर सामने आई वो ये है दोस्तों कि डोनाल्ड ट्रंप ने 250% टैरिफ लगाने की भारत को धमकी दी, तो उधर अजीत डोभाल तुरंत रशिया पहुंच गए। दोस्तों, कभी भी तेल खरीदने पर हो सकती है डील, डोनाल्ड ट्रंप का कांपना तय माना जा रहा है। भारत बिल्कुल भी नहीं झुकने वाला। जी हां दोस्तों, इतना ही नहीं, अमेरिका की पूर्व राजदूत निक्की हेली तक ने डोनाल्ड ट्रंप को ट्वीट करके कह दिया है कि भारत को चीन समझने की गलती बिल्कुल भी मत करना ट्रंप, वरना कहीं के नहीं रह जाओगे। भारत जैसे मजबूत सहयोगी के साथ रिश्ता ना बिगाड़े। तो वहीं दोस्तों, इसमें सबसे बड़ा खेला तब हुआ जब डोनाल्ड ट्रंप ने यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की को भी पाठ पढ़ा दिया कि तू भारत को घेर। तो दोस्तों, जेलेंस्की ने भी अब ऐसा बयान दिया है कि पूरी दुनिया चौंक गई है। इतना ही नहीं, उसने पाकिस्तान को भी घेरने की कोशिश की है। दोस्तों, आज जैसी बेहतरीन खबर आज तक नहीं आई थी, सबसे पहले आपको बताने वाले हैं। बस आप वीडियो के लास्ट तक आराम से बने रहिएगा। और खबरों में आगे बढ़ने से पहले, अगर आप भी भारत की स्वतंत्र नीति का दिल से समर्थन करते और मानते हैं कि भारत ने यह बहुत अच्छा कार्य किया है अपनी नीति को स्वतंत्र रख करके, तो आप सभी लोग इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और जो लोग पहली बार आए हैं हमारे इस वीडियो पे, वो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिएगा। और फिर सभी लोग कमेंट में जय हिंद कह दीजिएगा। अब बात कर लेते हैं पहली सबसे बड़ी खबर की, जहां पर दोस्तों ऐसा लग रहा है कि अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के निशाने पर भारत पूरी तरह से आ चुका है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत पर टैरिफ बढ़ाने को लेकर बड़ी घोषणा की है। दोस्तों, एक इंटरव्यू में ट्रंप ने कहा कि वो अगले 24 घंटे के भीतर भारत पर भारी टैरिफ बढ़ाने जा रहे हैं। एक इंटरव्यू में ट्रंप ने कहा, मुझे लगता है कि मैं अगले 24 घंटों में भारत के टैरिफ में भारी बढ़ोतरी करने जा रहा हूँ। इस ऐलान से पहले ट्रंप ने सोमवार को कहा था कि भारत भारी मात्रा में रूसी तेल खरीद रहा है और उसे बेचकर बड़ा मुनाफा कमा रहा है। उन्होंने कहा था कि रशिया के साथ व्यापार को लेकर वो भारत पर टैरिफ बढ़ाएंगे, और अब कह रहे हैं कि 24 घंटे का इंतजार है, 24 घंटे के अंदर ही भारत पर नए टैरिफ का ऐलान करूंगा। इतना ही नहीं दोस्तों, ट्रंप ने फार्मा सेक्टर पर 250% तक टैरिफ लगाने का ऐलान किया है। मंगलवार को ट्रंप ने कहा कि इंपोर्टेड दवाओं पर आगामी टैरिफ 250% तक बढ़ सकते हैं। शुरुआत में ये निचले स्तर से शुरू होगा। उन्होंने ये भी कहा है कि उनकी योजना विदेशी सेमीकंडक्टर्स पर नए शुल्क लगाने की भी है। ट्रंप को पता है कि भारत दुनिया का फार्मा में सबसे बड़ा एक्सपोर्टर है। साथ ही सेमीकंडक्टर को लेकर भी भारत तेजी के साथ काम कर रहा है। कई कंपनियां भारत में सेमीकंडक्टर तैयार कर रही हैं। कुछ ही सालों में भारत सेमीकंडक्टर का भी इंपोर्टर होगा। ऐसे में अमेरिकी राष्ट्रपति भारत को निशाना बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ रहे। ट्रंप ने कहा कि हम भारत के साथ बहुत कम व्यापार करते हैं क्योंकि उसके शुल्क बहुत ज्यादा है। उन्होंने कहा कि भारत एक अच्छा व्यापारिक साझेदार नहीं रहा है। वो हमारे साथ काफी व्यापार करता है, लेकिन हम उसके साथ व्यापार नहीं करते, इसलिए हमने 25% शुल्क पर समझौता किया। लेकिन मुझे लगता है कि मैं अगले 24 घंटे में इसे काफी बढ़ा दूंगा, क्योंकि वे रशिया से कच्चा तेल खरीद ही रहे हैं। वे जंगी मशीन को ईंधन मुहैया करा रहे हैं, और अगर वे ऐसा करने जा रहे हैं तो मुझे खुशी नहीं होगी। दोस्तों, आप ही देखिए ये बोल कौन रहा है, इस भाषा का इस्तेमाल कौन कर रहा है। अमेरिकी राष्ट्रपति जो खुद दोस्तों रशिया से व्यापार कर रहा है, परमाणु के लिए यूरेनियम तक खरीद रहा है अमेरिका, और अभी भी खरीद रहा है, और भारत को व्यापार करने से रोक रहा है। आप क्लियरली अमेरिका का ये दोगलापन देख सकते हैं दोस्तों। अब आपको बताते हैं कैसे रशिया ने दिखाया भारत के साथ भाईचारा, दे दिया अमेरिका को तगड़ा वाला मैसेज, कह दिया कि अमेरिका को या ट्रंप को कोई अधिकार नहीं है कि वो भारत को हमारे साथ डील करने से रोक दे। जी हां दोस्तों, सही सुना आपने। ट्रंप की टैरिफ के धमकी के बीच रशिया ने ट्रंप को साफ साफ कह दिया है कि वो भारत के साथ अपने गहरे और पारंपरिक संबंधों को किसी भी दबाव में प्रभावित नहीं होने देगा। ट्रंप ने सोमवार को
को चेतावनी दी थी कि भारत द्वारा रशिया से कच्चा तेल खरीदने पर अमेरिका भारत के आयात शुल्क में भारी वृद्धि करेगा। इस बयान के बाद रशिया ने इस मुद्दे पर भारत के समर्थन में मजबूत बयान जारी किया है। रूस के राष्ट्रपति कार्यालय के प्रवक्ता दिमित्री पेस्कोव ने कहा कि हम मानते हैं कि संप्रभु राष्ट्रों को अपने हितों के आधार पर आर्थिक साझेदारी चुनने और स्वतंत्र रूप से व्यापारिक निर्णय लेने का अधिकार है। उन्होंने अमेरिका की धमकी को एक तरफा और अनुचित बताया। पेस्कोव ने यह भी कहा कि भारत और रशिया के बीच परंपरागत और रणनीतिक सहयोग किसी भी बाहरी दबाव से प्रभावित नहीं होगा। जी हाँ, भारत के विदेश मंत्रालय ने भी अमेरिकी और यूरोपीय संघ की आलोचनाओं को खारिज करते हुए कहा कि रूस के साथ व्यापार भारत की ऊर्जा सुरक्षा के लिए आवश्यक है और इसका उद्देश्य घरेलू ऊर्जा कीमतों को नियंत्रण में रखना है। मंत्रालय ने बताया कि भारत रशिया से तेल खरीदता है क्योंकि वो किफायती और रणनीतिक आवश्यकताएं पूरी करता है। साथ ही अमेरिका और यूरोप भी रशिया के साथ बड़े पैमाने पर व्यापार कर रहे हैं, जिसमें ऊर्जा के अलावा उर्वरक, खनिज, रसायन और मशीनरी शामिल हैं। अमेरिका रशिया से परमाणु ऊर्जा के लिए यूरेनियम, हेक्साफ्लोराइड और इलेक्ट्रिक वाहन उद्योग के लिए पैलेडियम जैसी वस्तुएं निर्यात करता है, जो इसके दोहरे मापदंडों को उजागर करता है और अगर सही तरीके से बताएं तो अमेरिका के दोगलापन को दर्शाता है। अगर वाकई में दोस्तों वो चाहता है कि भारत रशिया के साथ तेल ना खरीदे, रशिया का तेल ना खरीदे, तो पहले अमेरिका को हर तरीके से अपना व्यापार रूस के साथ बंद करना चाहिए। उसके बाद वो हकदार है ऐसा कहने का, उसमें भी वो सजेशन ही दे सकता है, भारत पर दबाव नहीं दे सकता। जी हाँ, तो दोस्तों सबसे बड़ी खबर आपको बता दें जो डोनाल्ड ट्रंप की रातों की नींद खराब कर देगा, पैरों तले जमीन खिसका देगा। जी हाँ दोस्तों, वो खबर आपको बता रहे हैं। ट्रंप की टैरिफ की धमकी के बीच भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार NSA अजीत डोभाल जी मंगलवार को रूस पहुंचे। जी हां, रूसी मीडिया ने डोभाल के मॉस्को पहुंचने की पुष्टि करते हुए कहा है कि आने वाले दिनों में वो कई अहम बैठकें करेंगे। इसमें रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के साथ वार्ताएं भी शामिल हैं। लेकिन सबसे चौंकाने वाली बात दोस्तों, माना यह भी जा रहा है कि डोभाल जल्द ही रशिया के तेल खरीद पर बड़ी डील कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, जो ये खबर डोनाल्ड ट्रंप की टैरिफ वाली धमकी को लेकर भी उनकी रातों की नींद खराब कर सकता है दोस्तों। और डोनाल्ड ट्रंप को यह क्लियरली मैसेज भारत दे सकता है कि भैया हम कुछ कहते नहीं तो इसका मतलब ये नहीं कि हम जवाब देना नहीं जानते। अगर प्रकृति के बेसिस पर दुनिया की रिपोर्ट देखे तो भारत एकमात्र ऐसा देश है जो इन मामलों में सर्वगुण संपन्न है। अगर भारत के साथ बैर लिया तो अमेरिका कहीं का नहीं रहने वाला। और यही बात है दोस्तों कि भारत अपना झुकता दिखाई नहीं दे रहा। अजीत डोभाल की रूसी नेताओं के साथ रणनीतिक साझेदारी और आपसी संबंधों को बेहतर करने पर चर्चा होनी है। हालांकि मिस्टर अजीत डोभाल जी का यह उच्च स्तरीय दौरा पहले से ही तय था। दोस्तों आप सभी से रिक्वेस्ट है, भारत के इस जवाब के लिए वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा और कमेंट में ट्रंप को जवाब मिलना चाहिए जरूर लिखिएगा। वहीं दोस्तों आपको बता दें सबसे चौंकाने वाली बात, संयुक्त राष्ट्र में अमेरिका की पूर्व राजदूत निक्की हेली तक ने खुद राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के उस प्रस्ताव की तीखी आलोचना की है। दोस्तों इसके लिए उनको खुद ट्वीट करना पड़ा। निक्की हेली ने ट्रंप को चेताया कि इस कदम से भारत अमेरिका के रिश्तों में खटास आ सकती है, जो इस समय बेहद महत्वपूर्ण मोड़ पर है। उन्होंने ट्रंप को चेताया कि वे चीन जैसे दुश्मन देश को छूट ना दे और भारत जैसे सहयोगी से रिश्ते ना तोड़े, रिश्ते ना बिगाड़े। निक्की हेली ने ट्रंप प्रशासन पर दोहरा रवैया अपनाने का भी आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि चीन के साथ व्यापार को लेकर अमेरिका ने 90 दिन की टैरिफ की छूट दी, जबकि भारत पर सख्ती दिखाई जा रही है। हेली ने एक्स पर लिखा कि भारत को रशिया से तेल नहीं खरीदना चाहिए, लेकिन चीन जो हमारा दुश्मन है और रशिया वो ईरान का सबसे बड़ा तेल खरीदार भी, उसे 90 दिन की टैरिफ छूट मिल गई। चीन को छूट मत दीजिए और भारत जैसे मजबूत सहयोगी से रिश्ते मत बिगाड़िए। जी हाँ दोस्तों, निक्की हेली लंबे समय से भारत और अमेरिका के बीच मजबूत संबंधों की पक्षधर रही हैं। उनका मानना है कि चीन के बढ़ते प्रभाव को रोकने के लिए भारत ही एकमात्र ऐसा देश है जो अमेरिका की हेल्प कर सकता है। भारत जैसे लोकतांत्रिक देशों के साथ मजबूत साझेदारी अमेरिका के लिए बहुत जरूरी है। शायद ये बात दोस्तों डोनाल्ड ट्रंप को अभी समझ आता दिखाई नहीं दे रहा। अब आप ही सोचिए दोस्तों, निक्की हेली जो अमेरिका की पूर्व राजदूत रह चुकी हैं, जब वो तक अमेरिका में रह करके ट्रंप को इस प्रकार का सुझाव दे सकती हैं दोस्तों, तो अब आप ये समझ सकते हैं कि भारत अमेरिका के लिए कितना जरूरी है। साथ ही साथ आपको बता दें दोस्तों कैसे यूक्रेन भी गंदी चाल चल रहा है भारत के खिलाफ।
यूक्रेन कह रहा है कि रूसी युद्ध में इस्तेमाल हो रहे हैं भारत में बने इलेक्ट्रॉनिक पार्ट्स। जी हाँ, जिसके बाद भारत ने भी तगड़ा जवाब दिया है। जी हाँ, यूक्रेन ने भारत के समक्ष ये मुद्दा उठाया है कि भारत में बने इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स का इस्तेमाल उन ड्रोन्स में किया जा रहा है जिसे रूसी सेना यूक्रेन के खिलाफ हमले के लिए कर रही है। यूक्रेन ने भारत स्थित कुछ फर्मों के नाम गिनाए हैं जिनमें बने या असेंबल किए गए इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स ईरानी ड्रोन्स में इस्तेमाल हो रहे हैं। मामले से परिचित लोगों ने इसकी जानकारी देते हुए कहा कि उन्हीं ईरानी ड्रोन्स को यूक्रेन के खिलाफ रूसी सैनिक इस्तेमाल कर रहे हैं। हिंदुस्तान टाइम्स ने इससे संबंधित डॉक्यूमेंट्स देखे हैं जिनके मुताबिक पिछले साल से ही रूसी सेना की तरफ से इस्तेमाल किए जाने वाले ईरानी शाहिद ड्रोन से यूक्रेन पर हमले हो रहे हैं। पिछले साल मानव रहित शाहिद 136 ड्रोन में भारतीय कंपोनेंट्स पाए गए थे। इसके बाद यूक्रेन ने कम से कम 2 बार विदेश मंत्रालय के साथ औपचारिक राजनयिक विरोध दर्ज कराया। नाम न बताने की शर्त पर सूत्रों ने बताया कि जुलाई के मध्य में जब यूरोपीय संघ के प्रतिबंध दूत डेविड ओ सुलिवन नई दिल्ली के दौरे पर आए थे तब यूक्रेनी राजनयिकों ने इस मुद्दे को उनके समक्ष उठाया था। वहीं दोस्तों इस मुद्दे पर भारतीय विदेश मंत्रालय ने करारा जवाब दिया। रणधीर जायसवाल जी ने कहा कि दोहरे इस्तेमाल वाली वस्तुओं का निर्यात परमाणु अप्रसार पर भारत के अंतर्राष्ट्रीय दायित्वों के हिसाब से होता है और ये मजबूत घरेलू कानूनों का पालन करता है। हम पूरी जांच पड़ताल करते हैं ताकि ऐसे निर्यात हमारे किसी भी कानून का उल्लंघन ना करे। दोस्तों इस बयानों से क्लियरली दिखाई दे रहा है कि जो यूक्रेन है वो कैसे अमेरिका का चमचा बना हुआ है, और चमचा बने भी क्यों ना, आखिर हथियार जो मुहैया करा रहा है अमेरिका। दोस्तों आप ही देखिए कैसे अमेरिका की है ये दोगलेबाजी। एक तरफ यूक्रेन को खुलेआम हथियार वेपन्स प्रोवाइड करा रहा है लेकिन भारत को रशिया से सिर्फ तेल भी खरीदने नहीं दे रहा। ऐसे में दोस्तों इस मुद्दे पर अगर आपके पास कोई राय हो जिससे आपको लगता है कि भारत के हित में ये कारगर साबित हो सकता है कि भारत को इस मुद्दे पर कैसे एक्शन लेना चाहिए, किस प्रकार से कदम उठाने चाहिए, तो दोस्तों राय सुझाव जरूर दीजिएगा। और ट्रंप को क्या जवाब देना चाहिए वो भी दोस्तों सुझाव जरूर दीजिएगा। हम आपके कमेंट का इंतजार करेंगे। आप लोग जरूर कमेंट कीजिएगा दोस्तों अपने भारत के हित में। और बार बार रिक्वेस्ट है अगर चैनल पर नए आए हैं तो तरह तरह की बेहतरीन खबरों को, लेटेस्ट अपडेट को जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और बेल आइकन दबा लीजिएगा। और सभी लोग जिन्होंने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया है वो लाइक का बटन जरूर दबा लीजिएगा। अगली खबर की बात कर लेते हैं जहां खालिस्तानियों की एक और नापाक हरकत आई सामने। कनाडा के गुरु नानक गुरुद्वारे में ही खोल दिया अपना दूतावास। जी हाँ, कनाडा के ब्रिटिश कोलंबिया प्रांत में खालिस्तान गणराज्य का दूतावास बनाया गया है। यह दूतावास सरे में गुरु नानक सिंह गुरुद्वारे के परिसर में बनाया गया है। इसके बोर्ड पर खालिस्तानी आतंकी हरदीप सिंह निज्जर की तस्वीर लगी है। खालिस्तानियों का यह कदम भारत कनाडा संबंधों में एक बार फिर तनाव की वजह बन सकता है। दोनों देश हालिया हफ्तों में संबंधों में बेहतरी की कोशिश करते दिखाई दिए थे लेकिन इस हरकत ने फिर एक बार मुद्दे को गरमा दिया है। प्रतिबंधित खालिस्तानी संगठन सिक्स फॉर जस्टिस बोले तो SFJ ने यह खालिस्तान दूतावास स्थापित किया है। बताया गया है कि यह तथाकथित दूतावास कनाडा के स्थानीय सिख आबादी के लिए एक सामुदायिक केंद्र के रूप में कार्य करेगी। इस इमारत का इस्तेमाल कट्टरपंथी तत्व स्थानीय लोगों में भारत विरोधी भावनाओं को भड़काने के लिए कर रहे हैं। इस इमारत की जानकारी सामने आने के बाद भारत अपने रुख पर ज्यादा सतर्क हो सकता है क्योंकि इससे कनाडा में खालिस्तानियों को कट्टरपंथियों को पोषण पर सवाल उठे हैं। दोस्तों CNN न्यूज 18 मीडिया ने अपनी रिपोर्ट में बताया है कि इस विवादास्पद दूतावास वाली इमारत का निर्माण ब्रिटिश कोलंबिया सरकार से मिले फंड से हुआ है। प्रांतीय सरकार ने हाल ही में इमारत में लिफ्ट लगाने के लिए भी $1.5 लाख आवंटित किए। ऐसे में सरकारी फंड के इस तरह की गतिविधियों के लिए इस्तेमाल किए जाने पर भी सवाल उठ रहे हैं। दोस्तों कनाडा में खालिस्तानी कट्टरपंथियों की गतिविधियां नई नहीं है। हालिया वर्षों में भी खालिस्तानियों के लिए कनाडा एक पसंदीदा जगह बनकर उभरी है। कनाडा में लगातार भारत विरोधी रैलियां और आपत्तिजनक बयानबाजी होती रही है। भारत ने बार बार इस पर कनाडा के सामने अपनी चिंता रखी है लेकिन इस दिशा में कोई खास काम ना हो सका। इस पर क्या है आपकी राय दोस्तों जरूर बताइएगा। नेक्स्ट खबर की बात करते हैं जहां बांग्लादेश में अगले साल फरवरी में होंगे आम चुनाव। अंतरिम सरकार के सलाहकार मोहम्मद यूनुस का ऐलान। दोस्तों रमजान से पहले होंगे बांग्लादेश के आम चुनाव। बता दें शेख हसीना की सरकार गिरने के बाद बांग्लादेश की अंतरिम सरकार को 1 साल पूरा हो चुका है। बांग्लादेश के मुख्य सलाहकार मोहम्मद यूनुस ने मंगलवार को कहा कि अगला संसदीय चुनाव अगले वर्ष फरवरी में होगा। मोहम्मद यूनुस छात्रों के नेतृत्व वाले विरोध आंदोलन की पहली वर्षगांठ पर राष्ट्र के नाम एक टेलीविजन संबोधन के दौरान कि इस आंदोलन को जुलाई विद्रोह का नाम दिया गया है। यूनुस ने राष्ट्र
को संबोधित करते हुए कहा कि अंतरिम सरकार की ओर से मैं मुख्य चुनाव आयुक्त को एक पत्र भेजूंगा जिसमें चुनाव आयोग से अनुरोध किया जाएगा कि वो आगामी रमजान से पहले फरवरी 2026 में राष्ट्रीय चुनाव कराएं। दोस्तों, रमजान का महीना अगले साल 17 या 18 फरवरी से शुरू होगा। इससे पहले बांग्लादेश में आम चुनाव अगले वर्ष अप्रैल के पहले पखवाड़े में होने वाले थे। बता दें कि बांग्लादेश की अंतरिम सरकार ने जिस तरह से अवामी लीग पर प्रहार किया है उससे बांग्लादेश में खालिदा जिया की बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी बोले तो बीएनपी का ही बोलबाला है। वही शेख हसीना के खिलाफ मोर्चा खोलने वाले स्टूडेंट्स अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन ने भी पार्टी गठित कर दिया जिसका नाम नेशनल सिटीजन पार्टी यानी एनसीपी दिया गया है। वहीं दोस्तों, बांग्लादेश के राजदूत ने बड़ा बयान दिया भारत को लेकर। कहा भारत को कोई नुकसान नहीं होने देंगे, चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। जी हाँ, चीन पाकिस्तान के रिश्ते पर भी अहम खुलासा किया है इन्होंने। आपको बता दें, बांग्लादेश में मोहम्मद यूनुस की सरकार बनने के बाद से ढाका की चीन और पाकिस्तान की तरफ नजदीकियां कैसे बढ़ी हैं हम लगातार अपनी खबरों में बताते रहते हैं। चीन और पाकिस्तान से बांग्लादेश की करीबी को कई एक्सपर्ट्स ने भारत के लिए खतरे की तरह देखा है। हालांकि भारत में बांग्लादेश के हाई कमिश्नर रियाज हमीदुल्लाह ने इस तरह की आशंकाओं को खारिज किया है। हमीदुल्लाह ने भारत को आश्वस्त किया है कि बांग्लादेश की जमीन भारत विरोधी गतिविधियों का बेस नहीं बन सकती है। डी प्रिंट के साथ एक इंटरव्यू में हमीदुल्लाह ने कहा कि भारत बांग्लादेश संबंध दशकों पुराने हैं जो आपसी विश्वास, साझा आर्थिक हितों और गहरे सांस्कृतिक संबंधों पर आधारित है। ऐसे में ये कहना ठीक नहीं है कि दोनों देशों के संबंधों को कोई खतरा है। उनकी टिप्पणी चीन और पाकिस्तान के साथ ढाका के राजनयिक संबंधों को लेकर दिल्ली की बढ़ती चिंताओं के बीच आई है। वहीं आपको क्या लगता है दोस्तों, इस मुद्दे पर जरूर अपनी राय दीजिएगा। अगली खबर की बात कर लेते हैं, जहां मणिपुर में 6 महीने के लिए फिर बढ़ा दिया गया है राष्ट्रपति शासन। संसद के दोनों सदनों ने दी मंजूरी। जी हां, संसद ने मंगलवार को मणिपुर में राष्ट्रपति शासन को 6 महीने और बढ़ाने का प्रावधान वाले सांविधिक संकल्प को मंजूरी दे दी। राज्यसभा में कल विपक्षी सदस्यों के विभिन्न मुद्दों पर हंगामे के बीच इस संकल्प को ध्वनिमत से पारित किया गया। लोकसभा इसे पहले ही मंजूरी दे चुकी है। अगली खबर बता दें, पाकिस्तानी संसद के दोनों सदनों के विपक्ष के नेता अयोग्य करार। चुनाव आयोग ने इमरान खान की पीटीआई को भी दिया तगड़ा झटका। बता दें, पाकिस्तान के चुनाव आयोग ने जेल में बंद पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की पार्टी पीटीआई के 9 सांसदों को अयोग्य घोषित कर दिया है। मंगलवार को चुनाव आयोग ने इसकी जानकारी दी है। अयोग्य घोषित किए गए सांसदों में संसद के दोनों सदनों में विपक्ष के नेता शामिल हैं। इन सांसदों को 9 मई 2023 को हुई हिंसा के मामले में दोषी ठहराए जाने के बाद अयोग्य घोषित किया गया है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बोले तो पीटीआई पार्टी प्रमुख इमरान खान के समर्थकों ने 9 मई 2023 को इस्लामाबाद में उनकी गिरफ्तारी के बाद हिंसा की और सैन्य प्रतिष्ठानों और राज्य के स्वामित्व वाली इमारतों में तोड़फोड़ की थी। घटना के बाद इमरान खान पार्टी के कई शीर्ष नेताओं और कार्यकर्ताओं के खिलाफ मामले दर्ज हुए थे जिनमें खुद इमरान खान भी शामिल थे। तो दोस्तों, वहीं आपको बता दें, ब्रह्मोस मिसाइल की मार से कराह रहा पाकिस्तान का रहीम यार खान एयरबेस, फिर बढ़ाई खोलने की तारीख, नहीं हो पा रही मरम्मत। जी हाँ, पाकिस्तान ने रहीम यार खान एयरबेस को फिर से खोलने की तारीख बढ़ा दी है। पाक आर्मी ने रणनीतिक रूप से अहम अपने इस एयरबेस को 15 अगस्त तक बंद रखने का फैसला लिया है। इसे बंद रखने की वजह भारतीय मिसाइल हमलों के बाद यहां पुरानी स्थिति बहाल न हो पाना है। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान इस एयरबेस को भारतीय सेना ने निशाना बनाया था। इससे यहां काफी ज्यादा नुकसान हुआ और इसके कई हिस्सों को बंद कर दिया गया। करीब 3 महीने बाद भी इसे फिर से खोला ना जा सका। इससे आप क्लियरली देख सकते हैं दोस्तों और समझ भी सकते हैं कि भारत की मार ऐसी रही कि पाकिस्तान चाहकर भी रीबिल्ड नहीं कर पा रहा है, रीडेवलप नहीं कर पा रहा है इस एयरबेस को। जी हाँ, अगली खबर बता दें, जम्मू कश्मीर के पूर्व राज्यपाल सत्यपाल मलिक का हुआ निधन। दिल्ली के आरएमएल यानी राम मनोहर लोहिया अस्पताल में ली अंतिम सांस। जी हां, जम्मू कश्मीर के पूर्व राज्यपाल सत्यपाल मलिक का मंगलवार को निधन हो गया। 79 वर्षीय मलिक ने दिल्ली के राम मनोहर लोहिया अस्पताल में 1:10 पर अंतिम सांस ली। उनका लंबे समय से अस्पताल में इलाज चल रहा था। वो बिहार, जम्मू कश्मीर, मेघालय और गोवा में गवर्नर के रूप में अपनी सेवाएं दे चुके हैं। उनके निधन की जानकारी पूर्व राज्यपाल के एक्स हैंडल से दी गई है। इसमें लिखा गया है कि पूर्व गवर्नर चौधरी सत्यपाल सिंह मलिक जी नहीं रहे। आपको बता दो कि जम्मू कश्मीर के पूर्व राज्यपाल सत्यपाल मलिक बीते कुछ सालों से मोदी सरकार के खिलाफ काफी मुखर हो गए थे। वो किसान, आतंकवाद समेत कई मुद्दों पर केंद्र की एनडीए सरकार पर हमला बोलते थे। आखिरी इंटरव्यू में तो उन्होंने सीधा पीएम मोदी पर अटैक किया था। आखिरी इंटरव्यू में सत्यपाल मलिक ने केंद्र सरकार को बेशर्म और कायरता कह डाला था। दोस्तों, 2019 में जब पुलवामा अटैक हुआ था तब सत्यपाल मलिक ही जम्मू कश्मीर के राज्यपाल थे। जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 हटाए जाने तक वो राज्यपाल थे। इसके अलावा उन्होंने बिहार, मेघालय, गोवा और ओडिशा के राज्यपाल के तौर पर भी सेवाएं दी हैं। ऐसे में इनके मौत पर आपकी क्या राय है दोस्तों, बताना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। साथ ही साथ अगली खबर की बात करते हैं, जहां
दिल्ली में आज प्रधानमंत्री मोदी जी करेंगे कर्तव्य भवन का उद्घाटन। हाईटेक तकनीक से होगा ये लैस। जी हां, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आज यानी 6 अगस्त को दोपहर 12:15 पर नई दिल्ली स्थित कर्तव्य पथ पर कर्तव्य भवन 3 का उद्घाटन कर रहे होंगे। इसके बाद शाम 6:30 बजे वो एक सार्वजनिक संबोधन भी कर रहे होंगे। कर्तव्य भवन 3 केंद्रीय विस्टा पुनर्विकास परियोजना का हिस्सा है और यह आगामी कई सामान्य केंद्रीय सचिवालय भवनों में पहला होगा, जिसका उद्देश्य विभिन्न मंत्रालयों को एक ही छत के नीचे लाना है। इस पहल का उद्देश्य प्रशासनिक प्रक्रियाओं को सरल बनाना, मंत्रालयों के बीच समन्वय को बढ़ाना और बेहतर सार्वजनिक सेवा वितरण के लिए नीतियों के क्रियान्वयन में तेजी लाना है। वहीं अगली खबर आपको बता दें, जहां टीम तेज प्रताप यादव का वीवीआईपी समेत 5 दलों से हुआ गठबंधन। आरजेडी को भी न्योता। दोस्तों, बिहार चुनाव से पहले एक और नया मोर्चा तैयार हो गया है। टीम तेज प्रताप यादव ने 5 दलों के साथ गठबंधन किया है, जिसमें प्रदीप निषाद की विकास वंचित इंसान पार्टी, भोजपुरिया जन मोर्चा, प्रगतिशील जनता पार्टी, बाजीब अधिकार पार्टी और संयुक्त किसान विकास पार्टी शामिल है, जिसकी घोषणा खुद तेज प्रताप यादव ने की है। पटना के मौर्य होटल में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने गठबंधन का ऐलान किया और कहा कि अब मिलकर हम लोग अपनी लड़ाई लड़ेंगे। तेज प्रताप यादव ने कहा कि हमने महुआ से चुनाव लड़ने का बिगुल फूंका है, आगे की लड़ाई हम साथ लड़ेंगे। बहुत दुश्मन लोगों को लगेगा कि हम आगे बढ़ रहे हैं, मुझे विश्वास है कि हम आगे बढ़ते रहेंगे। दोस्तों, अगली खबर की बात कर लेते हैं, जहां पर उत्तरकाशी त्रासदी में दोस्तों आर्मी के 8 से 10 जवान भी लापता, लेकिन सेना ने पेश की अदम्य साहस की मिसाल। विपरीत हालात में पूरे दमखम से रेस्क्यू जारी है। उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले में बादल फटने की भीषण घटना के बीच एक और चिंताजनक खबर ये आई है दोस्तों कि निचले हर्षिल क्षेत्र में सेना के एक कैंप से 8 से 10 जवान लापता बताए जा रहे हैं। हालांकि अपने साथियों के लापता होने के बावजूद भारतीय सेना के जवान युद्ध स्तर पर राहत और बचाव कार्यों में डटे हुए हैं। वहीं सीएम योगी आदित्यनाथ जी ने भी उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी से फोन पर बातचीत की और हर संभव मदद का भरोसा दिया। योगी जी ने पीड़ित परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त की और सीएम धामी को हर संभव मदद का भरोसा देते हुए उनको हिम्मत रखने की बात की। दोस्तों, गौरतलब है कि उत्तराखंड के उत्तरकाशी में बादल फटने से भीषण तबाही मची है और कई लोगों की जानें गई हैं। इस पर क्या कहना है आपका दोस्तों? आखिर क्या ये वाकई में पहाड़ी इलाकों को जिस प्रकार से लोग बिना बात के नष्ट कर रहे हैं दोस्तों, दूषित कर रहे हैं, क्या ये उसी का प्रकोप है? ऐसा लोग कहते नजर आ रहे हैं। दोस्तों, आपकी क्या राय है इस पर? आप लोग भी अपनी राय जरूर दीजिएगा। इसी बीच दोस्तों, ये थी कि सारी बड़ी खबरें, आपको खबर कैसी लगी कमेंट में लिखकर अवश्य बताइएगा। लगे हाथ तो इस वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके, बेल आइकन दबा के कमेंट में जय हिंद कह दीजिएगा। दोस्तों, तो मिलते हैं आप अगली बड़ी खबर में। यहाँ तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। जय हिंद, जय भारत।